मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। देखिए, अपन आज पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं वीबीटी ने बताया क्या था। इससे जो लास्ट क्लास में वीबीटी के बारे में अपन ने पढ़ा था, वीबीटी बोलता है कि जब भी मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, दैट इज ऑलवेज फाउंड बाय द ओवरलैपिंग। वीबीटी का यही कंसेप्ट था, चाहे उसको केमिकल बॉन्डिंग की बात करें, चाहे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें। लेकिन जब भी वीबीटी ये चीज बोला है, उसको कुछ चीजें पता ही नहीं है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन्ड नहीं है। जैसे जब भी कभी दो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तो उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। वो बोलता है कि वीबीटी से हाइब्रिडाइजेशन या किसी भी मॉलिक्यूल की शेप बताने के लिए या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग बताने के लिए आपको जब हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो उसके लिए सम एडिशनल इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन, तभी आप वीबीटी से ओवरलैपिंग करवा सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बीच में, दो ऑर्बिटल्स के बीच में। मेरी बात समझ आई? वीबीटी ने ये तो कह दिया कि जब भी मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है बाय ओवरलैपिंग, लेकिन ये पता नहीं बॉन्ड कैसे बनता है। तो वो बोलता है उसके लिए हमें क्या चाहिए, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। दैट वाज द लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। और इसके अलावा क्या क्या थी कि जब भी ओवरलैपिंग होगी तो मेटल के कौन से ऑर्बिटल्स काम आएंगे, मेटल्स के इनर स्फीयर ऑर्बिटल्स काम आएंगे, आउटर स्फीयर ऑर्बिटल्स काम आएंगे। इनर और आउटर स्फीयर ऑर्बिटल्स का मीनिंग क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। क्या बेसिक क्राइटेरिया है लिगेंड की स्ट्रेंथ का, कि कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन सा वीक लिगेंड है। व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया टू जज द लिगेंड की, उसकी पावर को जज करने के लिए क्या। इसी तरीके से कोई भी कॉम्प्लेक्स को कोई क्या कलर है, कॉम्प्लेक्स का कलर नहीं बता पाया सॉल्यूशन के अंदर। वीबीटी की सारी लिमिटेशंस थी। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी सबसे पहले पढ़ते हैं। वीबीटी को ये नहीं पता था कि इसको जब भी कभी मॉलिक्यूल के अंदर किस शेप का मॉलिक्यूल बनता है, कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं, उसके लिए उसको सम एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहले तो वही लिखेंगे इसकी लिमिटेशंस। वीबीटी नीड सम additional information for the overlapping of orbitals। और वो एडिशनल इंफॉर्मेशंस क्या है जो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया था, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्या डायपोल मोमेंट हो सकता है, क्या मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है, ये सारी की सारी उसको चीजें चाहिए। तो मैंने उसी के लिए लिख दिया वीबीटी नीड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। सेकंड के अंदर लिख रहा हूं वीबीटी कुड नॉट एक्सप्लेन color of complexes in solution। सॉल्यूशन के अंदर क्या कलर है ये वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट के अंदर लिखेंगे क्या बेसिक क्राइटेरिया है कि इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनेगा या आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये भी वीबीटी नहीं बता पाया। तो वो भी लिख लेंगे VBT could not explain the basic criteria for the formation of
इनर स्पेयर और आउटर स्पेयर कॉम्प्लेक्सेस। ये चीज भी वीबीटी नहीं बता पाया। और पांचवा पॉइंट इसके अंदर, चौथा पॉइंट इसके अंदर लिख लेंगे, वीबीटी ऑल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, कि कौन से लिगेंड की कितनी स्ट्रेंथ है ये भी वीबीटी नहीं बता पाया। अगर उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो कैसे ओवरलैपिंग करवाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रीअरेंज करेगा या नहीं करेगा, तो वो एक इसका ड्रॉबैक था। VBT could also not explain strength of ligands। ये सारी की सारी लिमिटेशंस हैं वीबीटी की। और इन वीबीटी की इन लिमिटेशंस को कौन ओवरकम करता है? सीएफटी। सीएफटी अपन इसके बाद में पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी आगे के लेक्चर में आता है। अब अपन वीबीटी पढ़ने के बाद, अपन वीबीटी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल भाग लेते हैं। मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर दो से ज्यादा एटम है तो यही तो पढ़ते हैं अपन। अगर लीनियर शेप के अलावा कोई एटम है तो उसके अंदर हमेशा शेप जो की जाती है वो हाइब्रिडाइजेशन से की जाती है। तो मैं आपको कहता हूं सीएफटी अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन सीएफटी का थोड़ा सा कंसेप्ट मैं पहले ही बता देता हूं, और वीबीटी का दोनों का मिक्सअप एक ट्रिक है, हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल के अंदर कैसे निकालते हैं। और वंस यू नो दैट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, हाउ टू गेट हाइब्रिडाइजेशन, you will easily tells that shape of the molecules, you can easily tell that inner sphere complex, outer sphere complex, you can easily tell that this is strong ligand, this is weak field ligand। आया बात सुन रहे? तो ये सारी के लिए अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ट्रिक टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन। एक तरीके से ये लिख लीजिए, ट्रिक टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन। इसके लिए देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कैसे हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं। मैं पहले आपको बताता हूं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले मेटल, सेंट्रल मेटल एटम होता है एक, और उससे जुड़े हुए लिगेंड होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए और उससे क्या लिगेंड जुड़ा हुआ है ये पता होना चाहिए। इधर देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज में FeCN6Na3, मुझे पता है ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, और ये क्या है, लिगेंड, और ये क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड। ये चीजें, और ये क्या है, काउंटराइन। अब मैं कह रहा हूं कि ये अगर मेटल है तो इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। हाइब्रिडाइजेशन निकालते टाइम आपको इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि बाय दैट वे यू विल कम टू नो दैट इन वेकेंट डी ऑर्बिटल, या मैं बोलूं इन मेटल डी ऑर्बिटल्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट, दैट यू विल कमिंग टू नो आफ्टर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस मेटल। ये कोई आयरन, सिंपल आयरन थोड़ी है जो आप बोल देंगे 3d6 4s1 4s2, नहीं। इसके अंदर पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे और उससे जुड़ा हुआ लिगेंड कौन सा है वो देखेंगे। मैं आपको लिगेंड के लिए बता देता हूं, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर हमेशा याद रखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और H2, इनको हमेशा वीक फील्ड लिगेंड माना जाता है। ये बात याद रखेंगे, वीक फील्ड लिगेंड इनको बोला जाता है। मेरी बात समझ आ गए? ऐसे। तो अब देखिए सबसे पहले मैं वही बता रहा हूं इधर,
अपन को पता चला सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए सेंट्रल एटम कौन सी सीरीज से बिलोंग कर सकता है? डी के अंदर 3D सीरीज के भी मेटल्स होते हैं, 4D सीरीज के भी मेटल्स होते हैं और 5D सीरीज के भी मेटल्स होते हैं। आप बोलेंगे सर यही क्यों? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जब भी बनता है वो डी सीरीज की मेटल से बनता है। मैं बोलूं ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स होते हैं वो सेंट्रल मेटल आयन, बहुत ही कम, आपको 1-2% चांस है एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल्स आपको मिल सकता है। अदरवाइज आपको हमेशा क्या मिलते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में 3D सीरीज होती है, 4D सीरीज होती है, 5D सीरीज होती है। तो मैं ये लिख देता हूं कि सेंट्रल एटम हो सकता है 3D सीरीज का, सेंट्रल एटम हो सकता है 4D एंड 5D सीरीज का। अगर 3D सीरीज का मेटल, 3D सीरीज के अंदर मेटल कौन कौन से आ सकते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये 3D। इसके नीचे जो प्रेजेंट है वो आ गई 4D, और उसके नीचे जो प्रेजेंट है 5D। आया बात समझ में? अब मैं कहता हूं 3D के अंदर जैसे आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, ये मैं बोल रहा हूं, अगर ये वीक फील्ड लिगेंड से जुड़े हुए, वीक फील्ड लिगेंड जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एंड H2, अगर इनसे जुड़े हुए तो मेटल के, सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, चेंजमेंट नहीं होगा, जैसा का जैसा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, वी ऑलवेज विल राइट इन सच ए मैनर। पहली चीज आप बोलेंगे सर ये रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। इधर देखिए, नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी चेंज नहीं होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहां पे अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लूं, या मैं बोल दूं इनके अलावा, इन लिगेंड्स के अलावा सेंट्रल मेटल से जितने भी लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो वो अदर लिगेंड्स, तो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा चेंज होगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर ये आयरन CN6 से जुड़ा हुआ है और यहां पे मैं लिख देता हूं Na3, और यही आयरन H2O से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, तो जब इस केस में ये मेटल किससे जुड़ा हुआ है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मैंने बता दिया इन लिगेंड के अलावा सारे के सारे क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। मैं कह सकता हूं इस मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंजमेंट होगा। अब आपको पता नहीं चेंजमेंट क्या होगा, लेकिन इतना पता है चेंज होगा। इसके केस में मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होगा, चाहे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, चाहे न्यूट्रल है, इसकी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा का वैसा रहेगा जो है। अब इसके अंदर आयरन 2+ के अंदर, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, इस आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? आयरन का होता है, सिंपल आयरन का होता है 3d6 4s2, और मेरे को आयरन 2+ दिया है। एक चीज और याद रखना, जब भी कभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो मेटल होते हैं उनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, पहले हमेशा इलेक्ट्रॉन प्लस जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो S के निकालता है, हमेशा भरता भी पहले S में है। जब सबसे पहले स्कैंडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं, स्कैंडियम में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन D में आता है, लेकिन उससे पहले वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां भर चुका है? अपने कैल्शियम के अंदर और पोटेशियम के अंदर देखेंगे तो S के अंदर। मेरी बात समझ रहे हैं? स्कैंडियम के अंदर D में आ गया, उसके बाद टाइटेनियम, वेनेडियम में आ गया, लेकिन स्कैंडियम से पहले अगर नजर डाली जाए तो स्कैंडियम का D नहीं भर रहा है, मतलब क्या है? उसके अंदर 4s पहले भर रहा है, कैल्शियम और पोटेशियम के अंदर भरा भी पहले इससे जाएगा और निकलेगा भी पहले इसी से। बात खत्म। अब देखेंगे
4d और 5d सीरीज की अगर कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है, कहने का मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अगर 4d और 5d सीरीज से अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, उनके अंदर हमेशा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। बात खत्म। यू ऑलवेज कीप इन माइंड दैट, ऑलवेज चेंज, और मैं बोलूं रीडिस्ट्रीब्यूशन विल अकर। ये बात ध्यान रखेंगे, ऑलवेज चेंज और रीडिस्ट्रीब्यूशन विल अकर। अब देखिए मैं कह रहा हूं 3D के अंदर, 3D के अंदर एक और कंडीशन में वीक फील्ड लिगेंड होते हुए भी एक बार चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो भी आप स्पेसिफाई कर लेना। जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मोर देन 3 हो, अगर अप टू 3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक, कहने का मतलब अगर इसके मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 या 3 के बराबर या 3 तक अगर है, 3 से कम है, तो ये रूल फॉलो होगा। इसके लिए इस पे लगा देना है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कहने का मतलब ये है आयरन, या मैं बोलूं ये मान लीजिए आप वेनेडियम, और वेनेडियम के साथ आ गया H2O का 6, और यहां पे आ गया हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स है +4। अब वैसे देखें तो ये 3D का ही है वेनेडियम, इसके साथ जुड़े हुए लिगेंड कौन है, वीक फील्ड लिगेंड H2O। इसके अंदर क्या होगा, देयर विल नॉट बी एनी चेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट मैं बोल रहा हूं अब चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4, जो कि 3 से ज्यादा है। नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कंडीशन कब आएगी, या तो ये वीक फील्ड लिगेंड हो और वीक फील्ड लिगेंड के साथ भी ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर 3 या 3 से कम होनी चाहिए। इफ इट इज मोर देन 3 देन ऑलवेज चेंज इन रीडिस्ट्रीब्यूशन, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही कंसेप्ट लगेगा। आ गया? मतलब नो चेंज बहुत ही कम टाइम होगा। वो कब होगा, जब 3 तक ऑक्सीडेशन स्टेट हो मेटल की और वीक फील्ड लिगेंड हो। इतना आया बात समझ में? और अगर बाकी तो अदर लिगेंड और 4D और 5D सीरीज से बिलोंग करता है तो उसके अंदर तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता ही है। ये हुआ। अब मैं बताता हूं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता क्या, एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरा जाएगा, 2 है तो कैसे भरा जाएंगे, वो देखेंगे। तो एक पहले एग्जांपल देखिए, ये उतार लीजिए। देखिए सपोज मैं लिख रहा हूं आयरन का ही कॉम्प्लेक्स लिख देता हूं FeH2O, और यहां पे लिखा मैंने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, या मैं इधर Na2 लगा दूं तो भी आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मानेंगे। ये इसके लिए मेटल ये है सेंट्रल मेटल एटम, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आयरन का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, या मैं बोलूं 4s2 3d6, तो मैं 3d6 4s2 वाला लिख रहा हूं, उससे पहले का अंडरस्टूड है। मैं लिख दिया आयरन के लिए, सिंपल आयरन के लिए होता है Fe के लिए 3d6 4s2। बात समझ आता है? मेरे को पता है ये आयरन आयरन नहीं है कि कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Fe2+। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रॉन भरते भी पहले S में और निकलते भी पहले S में। कितना इलेक्ट्रॉन निकालना, 2, मतलब S खाली हो गया, 3d6 4s0। अब मैं कह रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन 3d6 के अंदर ऐसे S तो खाली है, और अपने को पता है P भी खाली है, P भी होता है ना, 4s है तो 4p भी होगा। मैं इसके अंदर भर दिया 6 इलेक्ट्रॉन, ये खाली, ये खाली। मैं कह रहा हूं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज, मतलब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगर ये कैटेगरी में आता रीडिस्ट्रीब्यूशन की तो इसके अंदर चेंजमेंट होता। मेरी बात समझ गए? लेकिन अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड जुड़ा हुआ, मैं ऐसा का ऐसा। अब मुझे जो हाइब्रिडाइजेशन करना है इन वेकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से, इनकी वजह से करना है।
अदरवाइज रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर होता, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, तो ये यहां भी प्रोवाइड करवा सकता था खाली ऑर्बिटल्स। एक और एग्जांपल देखिए, FeCN6 और यहां पे आ गया 3 माइनस, ये 2 4 माइनस मान लीजिए, जिससे सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का आ जाएगा। ये भी Fe, इसके लिए आ जाएगा 3D6 4H2, और यहां आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, तो मैंने लिख दिया Fe2+, और इसके लिए आ गया 3D6 4S0। बात खत्म। अब मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर भी मैं ऐसे लिखूंगा D6 और S ऐसे लिखूंगा, D6 में 1 2 3 4 5 और 6, और ये खाली है, और आगे P भी अपने को पता है खाली है। मैं कह रहा हूं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ऐसा का ऐसा काम में नहीं लेना है, बस उसी को मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, उसी को मैं चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बोल रहा हूं, जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब ये ऐसा का ऐसा काम में नहीं लेना, इसके लिए कैसा काम में लेना है वो नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के लिए अपन कैसे फिल करेंगे, इन 6 को 6 ऐसे फिल कर देंगे, ये 2 खाली हो जाएगा। अब ये खाली और ये हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं ऐसे, मतलब वो वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करने की कोशिश करता है इनर सेल के ऑर्बिटल्स, इफ देयर विल बी अ चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे इसमें, 6, इसमें भी 6। कभी कभी न्यूट्रल अगर होगा, यहां पे सपोज ये न्यूट्रल है तो आयरन के अंदर ये, तो वो इलेक्ट्रॉन भी इसी में भरे जाते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम 4s के भी 3d के अंदर ही कंसीडर किया जाता है। आया बात समझ? एक एग्जांपल और देता हूं, सपोज यहां पे मैंने लिखा कोबाल्ट 6, और कोबाल्ट 6 के अंदर तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आयरन की, 0, मतलब कोबाल्ट आयरन की 0 में, ये +2 में है ही नहीं। एग्जांपल समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इसके अंदर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला ये 4s2 3d6 आयरन का, किसका, क्योंकि इसके अंदर तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कोबाल्ट को किस में माना जाता है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में माना जाता है, कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माना जाता है, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, अपने को पता है चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता है। अब अगर ये चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा तो ये कैसे करेगा, और रूल तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्या ये इन 6 इलेक्ट्रॉन के अंदर ही करेगा चेंजमेंट, या ये भी ऐड हो जाएंगे? मैं कह रहा हूं S के भी ऐड हो जाते हैं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता तो वो निकल जाते हैं, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में होता है तो ये भी इसी में ऐड होके यहां ही आते हैं। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 हो गए, और ये भी खाली हो गया, ये भी खाली हो गया, और आगे के तो खाली है ऐसे। मेरा कहने का मीनिंग इतना है कि आपको S के भी D के अंदर ही अरेंज करवाना है, इफ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बात खत्म। अब कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे। मैंने अभी तक क्या बताया आपको, आज की क्लास में लिमिटेशंस बताई, आज की क्लास में कौन से सेंट्रल एटम कौन सी सीरीज से डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कौन सी सीरीज से बिलोंग कर सकता है, कौन सी सीरीज में किस लिगेंड के साथ वो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता है और नहीं, ये चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्स, एंड टू फाइंडिंग आउट द हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्स इट वेरी नेसेसरी, एक क्वेश्चन इन जनरल एग्जाम में आता है। आया बात सुन ले, इतना करिए आज। थैंक यू वेरी मच।